देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है। चार धाम यात्रा को लेकर यह बड़ी खबर है। तो चार धाम यात्रा को लेकर यह बड़ी खबर, 3 मई से खुलेंगे कपाट। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। कपाट खुलने के साथ ही प्रारंभ हो जाएगी यात्रा। सीएम ने सुचारू व्यवस्थाओं को लेकर दिए कड़े दिशा निर्देश। चार धाम यात्रा को लेकर बैठक की जा रही है और मुख्यमंत्री ने बैठक की है, समीक्षा बैठक की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। चार धाम यात्रा में किसी तरह की कोई अभी दिक्कत ना हो, इसको लेकर लगातार बैठक और लगातार मंथन किया जा रहा है। आगामी आने वाली चार धाम यात्रा को बेहतरीन बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। कपाट खुलने के साथ ही प्रारंभ हो जाएगी यात्रा। तो ये यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है और सतपाल महाराज से लेकर बड़े बड़े मंत्री इसमें शामिल हुए हैं और इसके अलावा खासतौर पर अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। अधिकारियों के साथ रणनीति बनी है चार धाम यात्रा को लेकर। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। चार धाम यात्रा की तैयारियां अब तेज हुई हैं। 3 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तो 3 मई से चार धाम यात्रा प्रारंभ होगी। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे, तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। क्योंकि इस बार कोरोना महामारी के पिछले 2 सालों से लगातार रहने के बाद इस बार फिर से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है। आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानियां न हो, उनको लेकर हर प्रकार के इंतजाम यहाँ पर हम लोग ठीक कर रहे हैं। उन्हीं इंतजामों को लेकर आज हम बैठक कर रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रोहित, जिस तरह से चार धाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां अभी से की जा रही हैं, हालांकि यात्रा 3 मई को शुरू होनी है, लेकिन सतपाल महाराज और तमाम अधिकारियों के साथ मंथन मुख्यमंत्री ने किया है, बैठक की है और समीक्षा की है कि इस बार की जो चार धाम यात्रा हो उसको बेहतरीन बनाने के लिए और उसको कोई परेशानी किसी को ना हो, उसकी तैयारियां अभी से लगातार जारी हैं। क्या जानकारी उसको लेकर और किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए चार धाम की यात्रा की अगर हम बात करें तो 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री की कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। इसके बाद बात करें तो 6 मई को जो है बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 8 मई को बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, जिसकी तैयारियां जो है शुरू कर दी गई हैं। दरअसल चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हमेशा से ही लाखों में रही है, लेकिन अगर हम पिछले 2 सालों से स्थितियों पर गौर करें तो कोविड की वजह से जो है चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत सीमित हो गई, क्योंकि साल 2020 में करीब 3 से 4 लाख आए थे। इसी क्रम में 2021 में भी 3 से 4 लाख श्रद्धालु ही जो है चारधाम के दर्शन करने आए थे। लेकिन अब इस बार जो है वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का जो केसेस हैं, मामले क्या हैं, बेहद कम हो गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती के एक बार फिर से जिस तरह से पहले 35-36 लाख सालाना यानी हर सीजन के दौरान यात्री आते थे, उसी पटरी पर दोबारा से चारधाम यात्रा को लाने राज्य सरकार की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि चारधाम की व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के लिए राज्य सरकार को कम से कम 2 महीने के लिए समय चाहिए होता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो पिछले 1 महीने से व्यवस्थाएं को मुकम्मल करने की कवायद में जिला प्रशासन जुट गया था। ऐसे में अब 1 महीने का वक्त बचा है, जो कि बेहद कम वक्त है, क्योंकि 1 महीने में तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल कराना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती भी होती है। यही वजह है कि हर बार चारधाम यात्रा से करीब 2 से 3 पहले ही तैयारियां शुरू कर ली जाती है। लेकिन का दौर शुरू कर दिया है और अधिकारियों को इस बार जो था वो लगभग समाप्त हो गया। केसेस बेहद कम आ रहे हैं। ऐसे में चारधाम की यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हो और जो यात्री आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए तमाम इंतजाम किए जाए, ताकि वह एक अच्छा अनुभव लेकर के उत्तराखंड से जाए। अमूमन तौर पर अगर हम बात करें तो चारधाम की यात्रा काफी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिहाज से इस वजह से भी है क्योंकि लाखों परिवारों की रोजी रोटी इस चारधाम की यात्रा से पे ही टिकी हुई है। अगर हम शुरू से बात करें तो घोड़ा खच्चर वाले जो हो गए, फूल मालाएं जो बेचते हैं, इसका तमाम करीब 88 काम इससे जुड़े हुए हैं चारधाम यात्रा से, जिससे 88 से जुड़े हुए करीब लाखों लोग, लाखों परिवार ऐसे हैं जिनका रोजी रोटी इनसे चलता है। यानी कि 6 महीने के कार्यकाल का चारधाम का यात्रा होता है और इन 6 महीने ही कार्यकाल के दौरान उनकी जो इनकम होती है उनका पूरा साल भर का खर्चा चलता है। यही वजह है कि राज्य सरकार इस बाबत फोकस कर रही है कि चारधाम की यात्रा पूरी सुचारू रूप से चले, अधिक से अधिक संख्या में जो है श्रद्धालु चारधाम की यात्रा पर पहुंचे, ताकि ना तो उनको नुकसान हो, इसके अलावा जो तमाम व्यवसाय जो कोविड के दौरान व्यवसायियों को नुकसान हुआ है उनको भी मुनाफा हो सके। लिहाजा बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक भी की है। अधिकारियों को सख्त लहजे में इस बात को कह दिया है कि राज्य सरकार चाहती है कि चारधाम की यात्रा सुचारू रूप से चलनी चाहिए,
तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको पहले से यानी कि अभी से मुकम्मल पूरी तरह से करा लिया जाए, ताकि जब चारधाम की यात्रा सीजन शुरू हो जाएगी उस दौरान जो आने वाले यात्री हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि हेली सेवाओं की व्यवस्था भी शुरू होनी है, जिसको लेकर के भी नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल कराई जा रही हैं। इससे पहले भी जो टेंडर प्रक्रिया है वो टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और ऐसे में एक बार फिर से जो अमाउंट यानी हेली सेवाओं के लिए चार्जेस होते हैं उसको फिक्स कर दिया गया है जो पहले थे। लिहाजा इस बार किराया भी नहीं बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ओवरऑल देखें तो बैठकों में तमाम विभाग के जो अधिकारी मौजूद रहे, सभी विभागों के अधिकारियों से इस बाबत जानकारी ली गई है, खासकर बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा, इस सभी संबंधित विभागों से जानकारी ले ली गई है और सभी को मुस्तैदी के साथ वहां व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के लिए लगातार तैयारी जारी है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ रोहित, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि देहरादून में मंत्रालय बंटने के बाद अब नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हो सकता है। शासन से हो सकती हैं तबादलों की शुरुआत, विभागों ने भी दिखेगा बदलाव का असर। मुख्यमंत्री धामी भी नए अवतार में दिखाई देंगे और हाकिमों और कप्तानों की भी आएगी बारी। तो अफसरों और कारिंदों की भी जवाबदेही तय होने के संकेत हैं और इसी को लेकर अब बड़ा फेरबदल तबादलों में हो सकता है। रोहित हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। रोहित, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि मंत्रालय बंटने के बाद अब नौकरशाही में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि नौकरशाही जितने अधिकारी हैं इनके तबादलों की शुरुआत शासन की तरफ से शुरू होने वाली है। बिल्कुल, देखिए धामी 2.0 सरकार के गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। वजह अगर हम बताएं तो शुरू से जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे, सबसे पहले उन्होंने जो फैसला लिया कैबिनेट में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही उन्होंने, कैबिनेट में इसका प्रस्ताव भी लगा। इसके बाद से मंत्रियों को पोर्टफोलियो भी दिया गया और साफ मंत्रियों को इस बाबत से निर्देश दिए गए हैं कि यह जो 5 साल का कार्यकाल है, इस 5 साल के कार्यकाल में वो काम करके दिखाना है जो अभी तक नहीं हुए। यानी उत्तराखंड राज्य के बने हुए 22 साल का समय हो गया है, तो तमाम विकास कार्य, जनता से जुड़े तमाम जो दिक्कतें हैं उन सबको निस्तारण करना है। राज्य के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक वो सभी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए जो शहर में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच रही है। इन सब चीजों को लेकर के इस बार धामी सरकार ने पूरी रणनीतियां बनाई हैं और सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। यही वजह है कि पोर्टफोलियो बंटने के बाद ही सभी मंत्री भी एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं और सभी मंत्री इस बाबत जोर दे रहे हैं कि हम सभी जो जनता है, जनता के वादों पर खरा उतरेंगे, जनता से जो उम्मीदें की हैं उस पर खरा उतरेंगे, इस बाबत कोशिश कर रही है। लेकिन अब सबसे जो अधिक पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि अमूमन तौर पर उत्तराखंड में यह भी देखा गया है कि अफसरशाही हमेशा से हावी रहा है। यही वजह है कि तमाम मंत्री कई बार शिकायत कर चुके हैं। इससे पहले अगर सरकार में बात करें, त्रिवेंद्र सरकार में बात करें, उस दौरान भी अफसरशाही हावी होने को लेकर के तमाम मंत्रियों ने शिकायत की थी। मामला विधानसभा में भी उठाया गया, सदन में भी उठाया गया था। लिहाजा इस बात फिर से कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब मंत्री इस बाबत कोशिश करने में जुट गए कि अधिकारियों को काम करने के लिए रखा गया, तो अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, उनको हावी नहीं होने दिया जाएगा। इस बाबत पूर्ण रूप से कोशिश किया जा रहा है, यही वजह माना जा रहा है। बिल्कुल, तो जिस तरह से नेता जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, मंत्री जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, वही उम्मीद अब अधिकारियों से भी लगाई जा रही है। आप बन रही है रोहित हमारे साथ, हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, महंगाई के विरोध में कर रही है कांग्रेस प्रदर्शन। प्रदेश के हर जिले में कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रदर्शन। गैस सिलेंडर को माला पहनाकर किया विरोध प्रदर्शन। सार्वजनिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ढोल घंटियां बजाकर बीजेपी को जगाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश के हर जिले में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और गैस सिलेंडर को माला पहनाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वर्तमान में डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस, निर्माण सामग्री, खाद्य सामग्री में इस चुनाव के बाद अभूतपूर्व महंगाई को लेकर के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत आज अल्मोड़ा के कांग्रेस जनों द्वारा अल्मोड़ा मुख्यालय, तमाम विकासखंड के मुख्यालयों में इस डबल इंजन की सरकार के खिलाफ जो झूठे वायदे इन्होंने किए थे, जो लोगों को बहला फुसला करके इस देश में कब्जा जिनने किया है, झूठे वायदे करके जो कब्जा किया है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन के द्वारा इस सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन करने का काम किया है।
तो रोहित हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। रोहित, तो जिस तरह से महंगाई के खिलाफ कांग्रेस मुद्दा तलाशने की कोशिश अब कर रही है, अपनी खोई हुई जमीन पाने की कोशिश इसके द्वारा कर रही है, और मुद्दा जाहिर है इस वक्त बड़ा है क्योंकि महंगाई भी लोगों के लिए ज्यादा परेशानी का सबब बनती जा रही है। क्या जानकारी उसको लेकर, किस तरह का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है? बिल्कुल, देखिए महंगाई मुद्दा इन दिनों काफी चरम सीमा पर है। अगर हम बात करें 2022 विधानसभा चुनाव में भी तो महंगाई एक अहम मुद्दा रही है और इसी दौरान जो है महंगाई को मुद्दा बनाने की विपक्ष ने कोशिश भी की थी। लेकिन वर्तमान स्थितियों की हम बात करें तो महंगाई कहीं ना कहीं वाकई चरम सीमा पर इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 9 दिनों के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई और रोजाना करीब 80 पैसे से लेकर के 30 पैसे तक की बढ़ोतरी, यानी कि कह सकते कभी 80 पैसे, कभी 50 पैसे, कभी 30 पैसे, इस हिसाब से जो है लगातार बढ़ोतरी हुई है। तो जिसको लेकर के एक अप्रत्याशित रूप से डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि इससे पहले जो देखा गया करीब 4 महीने के बाद जो है डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी शुरू हुई है, जो कहीं ना कहीं एक जनता के जेबों पर डाका डालने की बात करें, फिर जनता के जेबों पर भार पड़ना शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो तमाम राशन खाद्य सामग्री हो गई, इन खाद्य सामग्रियों बिल्कुल, तो जनता को काफी परेशानियों का सामना महंगाई की वजह से कर रहे हैं और उसी की वजह से मुद्दा लगातार कांग्रेस उठा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं उत्तराखंड सचिवालय में अब सभी फाइल ऑनलाइन माध्यम से निपटाई जा रही हैं। इसके लिए ई फाइल पोर्टल तैयार किया गया है जिसके माध्यम से सभी सरकारी फाइलें मुख्यमंत्री से लेकर IAS अधिकारियों तक पहुंच रही हैं। बताया जा रहा है कि 98% फाइलें ई फाइल पोर्टल के माध्यम से मूव हो रही हैं और इसकी शुरुआत आचार संहिता के दौरान की गई, जिसकी मॉनिटरिंग खुद उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू हर रोज कर रहे हैं। और सचिव राज्य संपत्ति विनोद सुमन ने बताया कि इससे पेपर के साथ समय की बचत भी हो रही है। वो ऑनलाइन सारी फाइलें जाएगी और ऑनलाइन ये होगी और मॉनिटर भी शायद क्या है पूरा प्रोसेस थोड़ा सा बताइए। चीफ सेक्रेटरी सर ने एक शुरुआत कराई है इसमें कि जो भी फाइलें हैं उसका मूवमेंट ई ऑफिस के माध्यम से होगा और ये काम लगभग 2 साल से चल रहा है सचिवालय में। लगभग अधिकांश कार्य जो है ई ऑफिस के माध्यम से संचालित हो रहा है। इससे पेपर की बचत होगी और जो अनावश्यक फाइलों को ले जाने में श्रम व्यस्त होता था, जो श्रम व्यय होता था, वो नहीं होगा और इसमें फिर फाइल की गोपनीयता बनी रहेगी और त्वरित गति से कार्य होता है। पूरी पारदर्शिता है, निष्पक्षता है और कौन सी फाइल किसके पास कितने समय से लंबित है, कोई बहानेबाजी नहीं चल सकती है। हर एक आदमी इसमें ढंग से काम कर रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। जैसे कल की हम बात करें तो कल लगभग 202 फाइलें बनी थी, नई फाइलें, और जो पुरानी फाइलें हैं वो चलती हैं। और फाइल के मूवमेंट की बात करें तो कल लगभग 2500 फाइलें मूवमेंट में रही हैं। मतलब एक फाइल जैसे एक जगह से दूसरी जगह गई, वहाँ से दूसरी जगह गई, तो 2500 बार फाइलें मूव करी हैं। उत्तराखंड में पार्किंग की वजह से जाम एक बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है। टैक्सी स्कूटी संचालकों की तरफ से माल रोड और पिक्चर प्लेस में गाड़ी खड़ी करने से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग की वजह से जाम स्थिति बन चुकी है और मसूरी गांधी चौक को टैक्सी स्कूटी स्टैंड बना दिया गया है। पूरी गांधी चौक पर सैकड़ों टैक्सी स्कूटी पार्क करते हुए दिखाई देंगे, जबकि गांधी चौक पर पुलिस चौकी है और उसके बावजूद भी टैक्सी स्कूटी संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोतवाल साहब से मीटिंग की, आगामी जो थोड़ा भीड़ भी होने वाली है, शायद होली में भी काफ़ी अच्छी भीड़ होगी। मेन पॉइंट था कि लाइब्रेरी चौक में हमारे लिए भी समस्या, पुलिस के लिए भी हमेशा समस्या रहती है, क्योंकि हमारे कुछ टैक्सी वाले भी, स्कूटी वाले ये वहीं पे चौक पे लगा के रखते हैं गाड़ी, जो कि बिल्कुल अनऑथराइज पार्किंग भी है और लोग वहाँ पे जो है टूरिस्ट को भी परेशान करते हैं। कई लोग उल्टा सीधे रेट लेते हैं, ताकि इससे है कि हमारे टूरिस्ट पे भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है कि रेट भी उल्टे सीधे लेते हैं। क्योंकि मैंने तो यूनियन में सब जगह पर चार्ट लगे हुए, चार्ट में सब जगह लिखा हुआ है फिक्स रेट है, फिक्स टाइमिंग है, और ये वहाँ पे सवारी से एक तो टूरिस्ट से चीटिंग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब जो भी टूरिस्ट आए वो नीचे हमारे ऑफिस में आए, वहाँ टैक्सी यूनियन से गाड़ियाँ ले और उनको भी हमारा अच्छा मैसेज जाए कि मसूरी एक अच्छी जगह है, अच्छा पर्यटक स्थल है। हाँ, ये आज टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों से आगामी सीजन के संबंध में वार्ता हुई है और इस वार्ता में एक्चुअली कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ टैक्सी और ये पब्लिक व्हीकल्स अनऑथराइज तरीके से खड़े हो रहे हैं, जिससे रोड जाम इत्यादि की समस्या आती है या जिससे यात्रियों को या यहाँ आने वाले टूरिस्टों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस संबंध में वार्ता की गई तो उसमें टैक्सी यूनियन द्वारा अपने सुझाव रखे गए हैं और कुछ हमारी तरफ से उनको सुझाव दिए गए हैं।
और आने वाले समय में जो सुझाव हमारे पास आए हैं उनमें कार्रवाई की जाएगी। लाल कुआं रामपुर में रेलखंड पर बिजली के काम को पूरा करते हुए रेल सुरक्षा आयुक्त लतीफ खान और मंडल प्रबंधक आशुतोष पंत ने विशेष निरीक्षण किए और इसके बावजूद आपको बता दें रामपुर तक गति परीक्षण भी किया गया। बिजली का काम सितंबर